हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो हम 2025 में जो हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर, उसको हम पार्ट बाई पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा चौथा पार्ट रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन पार्ट थर्ड में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक डिस्कस किया था। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 21 से लेकर के हम 25 तक डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हम मेनली ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस बार यूपीएससी ने पेपर अपना पूछा था। देखिए, यूपीएससी जब अपना पेपर सेट करती है प्रीलिम्स का, तो उसमें जो कैटेगरी रहता है तो 30 से 35 क्वेश्चन पूछते वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। अगर वो आपको हार्ड लग रहा है, हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो अगर आपको हार्ड लग रहा है तो वो क्वेश्चन सभी के लिए हार्ड होते हैं। उसके बाद 40 से 45% ऐसे क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी जो क्या होते हैं, मीडियम रेंज के होते हैं, यानी कि ना ज़्यादा हार्ड होते हैं ना ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है 20 से 25% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि किस रेंज के होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। तो आज जो मोस्टली हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा इजी वे में रहने वाला क्वेश्चन होगा, बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है। आपने थोड़ा सा भी उसके बारे में, अगर आपने जैसे फिजिकल ज्योग्राफी नाटो सब के बारे में पढ़ा होगा तो आप उसके आंसर काफी इजी तरीके से आप दे सकते हो। उसके बाद देखिए, अगर जैसे कि हमारा जो आज का अभी जो डिस्कशन चल रहा है, हम इसका जो मेन मोटिव है ना, वो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की। जैसे बहुत से होते हैं, चलो पेपर हो गया, अब क्या इसको एनालाइज करना। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब हम पेपर को एनालाइज नहीं करते हैं। पेपर जब भी हम एनालाइज करते हैं तो इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि यूपीएससी आखिर क्वेश्चन पूछती किस तरीके से। तो इसका हेल्प सिर्फ आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम में ही नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी है, पीसीएस है, एसएससी है, एनडीए है, व्हाटएवर, आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सब में हेल्प आता है, हेल्प करता है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, नहीं, ये हर एक एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल देखने को मिलेगा। जैसे इस साल जो 2025 में जो बच्चों ने प्रीलिम्स दिया होगा, इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड या किसी किसी का फोर्थ लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका पेपर अभी कैसा गया है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कैसा है इसका आंसर, क्या राइट आंसर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि जो मैं आंसर आपको यहाँ बता रहा हूँ वही आंसर सही है या आपके आंसर गलत हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम मेनली पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ, इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसका आंसर जो भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है वो नहीं हो सकता है, तो आप उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर उस पर वेरिफिकेशन की जाएगी कि हाँ, अगर आपका आंसर सही निकलेगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। तो लास्ट तक बने रहना, बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और ज़्यादा लंबे में नहीं। एक ही, ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे की वीडियो बना रहे हैं बैठ करके, नहीं, शॉर्ट 10-15 मिनट के रेंज में हम क्या करेंगे, डेली 5-5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम डेली 5-5 क्वेश्चन भी करते हैं तो एक महीने के अंदर अंदर में आपके कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं, 150 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। आप उसी को अगर आप एक साल के अंदर में लेके चलो तो कितने क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। जैसे कि आज हम बात, तो यानी कि अगर साल में 365 दिन होते हैं तो उसके हिसाब से आप ऐड कर लो कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर यूपीएससी में काम ना है तो वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जरूर हेल्प आएगा। तो इसलिए आप अगर सोचते हो कि नहीं, ये सिर्फ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे अगर कोई अदर एग्जाम के इंपॉर्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। और आप, मैं ये नहीं कहता कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ यूपीएससी का ही पेपर एनालाइज करो, एसएससी का भी पेपर एनालाइज करके देखो, एनडीए के पेपर एनालाइज करके देखो। तो इससे क्या होता है ना, कई बार जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए होते हैं वही क्वेश्चन रिपीटेड दूसरे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। सेम क्वेश्चन एज इट इज बहुत जगह पूछे गए। जैसे जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया वही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में नेक्स्ट साल में या उसे 2-3 साल बाद पूछ लिया गया, सेम क्वेश्चन ऐसे। आप एक बार एनालाइज करके देखो, आपको खुद ही पता चलता जाएगा। इसलिए किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट के अगर आप इंटरव्यू देखो तो वो सबसे पहला जो उनका इंस्ट्रक्शन रहता है वो यही रहता है, आपको सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए। सिलेबस के बाद
आप क्या करो, मिनिमम 5 या 10 ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करो। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और किस तरीके की नॉलेज आपको चाहता है। आपको ये भी पता होगा कि यूपीएससी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं सेट करती है कि आप उसको रट करके काम वो क्वालिफाई कर लो। एक पल के लिए आप फिर प्रीलिम्स को अगर आप रट के निकाल भी सकते हो, लेकिन मेंस आपसे रट के नहीं निकलेगा। ये चीज आपको पता है कि यूपीएससी रटने पे नहीं, कॉन्सेप्ट के बेस पे खेलती है। और जहां तक बात अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो आपको मेनली टारगेट कितना लेके चलना है, 110 से लेकर के 120 तक के बीच का टारगेट लेकर के चलना है। देखिए अगर अभी आप रिसेंटली 5 ईयर तक का टारगेट देखोगे ना, तो इतना ज़्यादा तो टारगेट गया नहीं है यूपीएससी का जो कट ऑफ है। लेकिन मैं फिर भी आपको इतना ज़्यादा टारगेट रखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप हमेशा अपने आप को फिर क्या करोगे, सेफ जोन में पाओगे। अगर आप अपना टारगेट 110 से 120 के रेंज का लेके चल रहे हो, मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस सबसे हार्ड क्वेश्चन पे नहीं करना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, इजी क्वेश्चन पे करना है, जो कितने परसेंट होते हैं, 20 से 25% होते हैं। उसके बाद आपको मीडियम क्वेश्चन पे करना है, जो कि कितने परसेंट होते हैं, 40 से 45% होते हैं। इन्हीं दोनों पे आपको फोकस करना हो और इन दोनों से ही आप क्या कर सकते हो, अपना प्रीलिम्स निकाल सकते हो। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, सिर्फ आपको जीएस पे ही फोकस नहीं करना है, सी सेट भी आपको साथ साथ में लेकर के चलना है। सी सेट के लिए आपको कितना चाहिए होता है, सिर्फ 33% चाहिए होता है, तो सी सेट आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन जीएस के लिए आपको क्या होना पड़ता है, कट ऑफ लिस्ट में आना पड़ता है। जो भी कट ऑफ लिस्ट यूपीएससी के द्वारा रखी जाती है, उस कट ऑफ लिस्ट को जब आप क्लियर करते हो तब आपका माना जाता है कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मैं तो यही रिकमेंडेड करूंगा, आपका मिनिमम टारगेट 110 से लेकर के कितना होना चाहिए, 120 तक होना चाहिए। मतलब आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 55 से लेकर के एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तक आपका क्या होना चाहिए, एकदम करेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। इसका ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हो कि भाई एक गलत होगा तो कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी, नहीं। क्योंकि जब भी आपका एक आंसर जब गलत होता है तो 0.66 आपका क्या होता है, नेगेटिव माइनस होता है। तो इसीलिए आपको उसी आंसर पे फोकस करना है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आप जानते हो। कोई भी जिन्होंने भी यूपीएससी क्वालिफाई किया है, मतलब जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उनका ये मेन मोटिव नहीं होता है कि यूपीएससी में मतलब यूपीएससी में 200 में से आपको कितना लाना होगा, 160 मार्क्स पे वो कभी भी फोकस नहीं करते हैं, 180 मार्क्स पे फोकस नहीं करते। इनका मेन फोकस होता है कि वो किसी भी तरीके से क्या है, कट ऑफ लिस्ट के अंदर पे रहे। क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क्स कहीं काउंट नहीं होता है। आपका जो मार्क्स काउंट होता है आपका जो रैंक बनने के लिए, वो होता है एक तो मेंस का काउंट होता है और दूसरा होता है आपका इंटरव्यू का। और इन्हीं दोनों पे आपका क्या बनता है, रैंक बनता है। तो प्रीलिम्स का इसमें कोई भी रोल नहीं रहता, बस प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, ये था ओवरव्यू, मतलब यूपीएससी के बारे में कि उसका जो पेपर रहता है वो किस तरीके से रहता है। सिलेबस हम तब डिस्कस करेंगे जैसे हमारी ये एनालाइज खत्म हो जाएगा। वैसे मैंने एम लक्ष्मीकांत खत्म करवा दी है, तो जैसे ही हमारी ये एनालाइज खत्म होगा, तो जैसा मैंने आपसे कहा था, अब वीक में आपकी क्या रहेंगी, 2 क्लास रहेंगी। एक होगा हमारा एम लक्ष्मीकांत के रिवीजन का, एम लक्ष्मीकांत का रिवीजन, और दूसरा चलेगा आपका फिजिकल जियोग्राफी का, उसका भी रिवीजन चलेगा। फिजिकल जियोग्राफी का मोस्टली हमने जो टॉपिक होते हैं वो कंप्लीट कर लिया, कुछ ही टॉपिक रह गए। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्लास 11 की जो फिजिकल जियोग्राफी है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो ये सारे क्वेश्चन तो हमने पहले ऑलरेडी क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। 1 से लेके 20 तक, हाँ 20 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम 21 से 25 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, जैसे आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसके रिगार्डिंग में, नाटो के रिगार्डिंग में। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप 2-3 सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप इन कंट्री की बात करो तो अगर ये लोकेशन के हिसाब से देखोगे तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है। करंट अफेयर के हिसाब से देखोगे तो ये आपका आईआर का बन जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें बात किसकी की जा रही है, नाटो की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपका किससे बन जाता है, ये क्वेश्चन पता है कहाँ से निकल के आ रहा है, इसका बैकग्राउंड देखोगे ना तो ये कोल्ड वॉर का क्वेश्चन है। कोल्ड वॉर आपने किस में पढ़ा था, क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया है कि इन 6 में से ऐसे कौन से इतने देश हैं जो कि किसके मेंबर हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। अब देखिए अगर आप इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो देखिए कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन कब से कब तक चला था, ये चला था 1945 से लेकर के 1991 तक। ये कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड चला था वो दो देशों के बीच में चला था, एक चला था यूएसए और दूसरा चला था यूएसएसआर। ये जो यूएसएसआर है ना, आज के टाइम पे हम इसको किस नाम से जानते हैं, रसिया के नाम से जानते हैं। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे यही हमारा क्या हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। जैसे कोल्ड वॉर क्या था, अब देखो कोल्ड वॉर होने की वजह क्या थी कि अगर आप 1914 से लेकर के 1918 तक की बात करो, इसमें क्या चला था, हमारा चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। उसके बाद 1939 से लेकर के 1945 तक क्या चला था हमारा, ये चला था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऐसा क्या कारण था कि इन दोनों वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यूएसए और यूएसएसआर एक ही ग्रुप में शामिल थे, लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम इन्हीं, मतलब जो कोल्ड वॉर चला था वो इन्हीं दोनों के बीच में चला था। ऐसा क्या रीजन था, इसका मेन कारण क्या था कोल्ड वॉर का, कि जैसे ही यूएसए ने जापान के ऊपर में क्या गिराया था, 2 न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था, यानी कि जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पे। तो इससे यूएसएसआर के मन में ये बैठ गया था कि यूएसए ने क्या कर रखा है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया है। तो यहीं से स्टार्ट मानी जाती है कोल्ड वॉर की, कि दोनों के देशों के बीच में क्या हो गया था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो कोल्ड वॉर में ही क्या था, दोनों देश एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या कर रहे थे, ग्रुप बना रहे थे। तो उसी ग्रुप के फॉर्मेशन से निकला हमारा क्या, नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसी में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर नाटो के किसी भी एक मेंबर पे अटैक होता है तो हर एक मेंबर पे क्या माना जाएगा, अटैक माना जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल जाएगा, करंट अफेयर में भी देखने को मिलेगा कि नाटो काफी ज्यादा क्या था, न्यूज में था। तो वहां से ये क्वेश्चन निकाल दिया। तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि भाई बताओ तो नाटो में कौन कौन से देश हैं। तो इसमें आपको जैसे ऑप्शन में दे रखा है ऑस्ट्रिया, और मतलब पहला दे रखा है ऑस्ट्रिया, दूसरा दे रखा है बुल्गारिया, तीसरा दे रखा है क्रोकाटिया, चौथा दे रखा है साइबेरिया, पांचवा है स्वीडन और छठा है हमारे पास नॉर्थ मैसेडोनिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ जाओ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2 वॉर के बारे में डिस्कस करा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आप ऑस्ट्रिया को कंफ्यूज मत करना ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रिया अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। जो ऑस्ट्रिया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो किसके ग्रुप में था, जर्मनी के ग्रुप में था। तो ऑस्ट्रिया तो नाटो का होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 2 पावर के बीच में हुआ था। एक हुआ था सेंट्रल पावर के बीच में, सेंट्रल पावर वर्सेस अलायंस पावर के बीच में। तो ऑस्ट्रिया किसके अपोजिट में था, यूएसए के अपोजिट में था। नाटो किसके द्वारा बनाया गया था, यूएसए के द्वारा बनाया गया था। तो ऑस्ट्रिया तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, कॉमन सेंस की बेस पे लगता है कि आपको साइबेरिया नाटो का देश हो सकता है, कभी नहीं। तो जब आप चौथा और पहला अगर आप कट कर लो तो हमारे पास 4 देश निकल के आते हैं। और इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन क्या निकल के आएगा, बी निकल के आएगा, कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया और साइबेरिया हमें देखने को नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछ रहा है, जहां पे 6 देशों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। इन 6 देशों में से बताना था कि कौन सा ऐसा देश है जहां से एंडेस माउंटेन जो है वो पास होती है। ये आ जाता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखिए दिमाग में यही आ रहा होगा कि मतलब दुनिया में तो इतने सारे माउंटेन हैं, इतने सारे रिवर हैं, इतने सारे लेक हैं, तो सबको याद रखना जरूरी है? नहीं, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो, कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा होगा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड रहा होगा, कहीं ना कहीं ये न्यूज में रहा होगा।
तो शायद डायरेक्टली इसमें क्या है, यूपीएससी ने क्वेश्चन उठा के पूछ लिया कि एंडेस माउंटेन किस किस कंट्री से होके गुजरती है। जैसे हमारे पास जो पहला है वो है बोलीविया, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है कोलंबिया, चौथा है इक्वाडोर, पांचवा है यानी कि प्रागुया, और छठा है हमारे पास वेनेजुला। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे देश है जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एंडेस माउंटेन जो होती है वो पास थ्रू होती है। अब किन किन 2 देशों से नहीं होती है, तो आपको जो पाराग्वेय नेशन है यहाँ से पासेस थ्रू नहीं होती है, और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बोलिविया है यहाँ से भी माउंटेन पास नहीं होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया, ये भी आपसे पूछा गया है कि कहाँ से, फिजिकल जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 वाटर बॉडी दिया गया है, और तीनों वाटर बॉडी में से आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे वाटर बॉडी है जो कि क्या होते हैं, इक्वेटर से पासेस होते हैं। जैसे पहला था लेक यानी कि गन दूसरा है लेक टोनले सेप, और चौथा है पाटोस लगून। तो इनमें से बताना है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा लेक है जो कि इक्वाडोर से पास होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लेक तंगानिका। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये ईस्ट अफ्रीका इक्वेटर कट पे देखने को मिलता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो कहाँ, मैंने आपको बताया ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इक्वेटर होते हैं इसको ये क्या करता है, कट करता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फिर सही हो जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दे रखा है, लेक टोनले सेप। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये कोलंबिया में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, सॉरी, ये आपको देखने को मिलेगा कंबोडिया, किस साइड में, नॉर्थ इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं पटोस लगून। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये ब्राजील के साउथ इक्वाडोर में देखने को मिलेगा। ब्राजील के कहाँ पे, साउथ इक्वाडोर। तो इसलिए हमारी ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सीधा सीधे राइट आंसर हमारे पास क्या बचता है, ऑप्शन ए बचता है, यानी कि इस राइट आंसर क्या है, इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए, और 3 स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन से स्टेटमेंट आपसे, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ये जरूर देखें कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि कई बार यूपीएससी क्या आपको करती है, इनकरेक्ट क्वेश्चन मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ लेती है। देखिए पहला स्टेटमेंट का मतलब किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है, 2022 और 2023 के रिगार्डिंग में। ये हमारी कंट्री के अंदर में जो टर्मरिक यानी कि जो हल्दी है उसका स्टेटस क्या था, उसके स्टेटमेंट के बारे में पूछ लिया है। तो जैसे ये क्वेश्चन आप पूछोगे कहाँ से निकल गया, ये क्वेश्चन निकल गया है इंडियन जियोग्राफी से। इंडियन जियोग्राफी का जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है ना, वहां से। जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। 2022 और 2023 में हमारा जो देश था दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा है और एक्सपोर्टर रहा है किसका, हल्दी का। पहला स्टेटमेंट कहा गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रो इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर में 30 तरीके से ज्यादा वैरायटी के जो हल्दी हैं वो क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु ये क्या है, मेजर टर्मरिक प्रोडक्शन स्टेट है, यानी कि भारत की ये वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या किया जाता है,
हल्दी उगाई जाती है। तो अब इसके हम ऑप्शंस देखते हैं, जैसे ऑप्शन ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका आपको डी देखने को मिलेगा, यानी कि तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे करेक्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, जैसे मैंने भी कहा था ना कि इसमें पूछा गया था जो फिजिकल ज्योग्राफी है क्लास 11th की, क्लास 11th, तो वहां से क्वेश्चन निकाला हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर है 25 किसके बारे में बात कर रहा है, जो फेनोमेनन है किसका, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, उसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट दिए गए। तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे द बेल्ट ऑफ एशियन रॉक फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विथ दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका, यानी कि जो ब्राजील के एशियन रॉक और जो वेस्ट अफ्रीका के रॉक हैं वो आपस में मिलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब इनको पजल की तरीके से सॉल्व किया गया ना, तभी पता चलता है कि एक टाइम पे क्या हुआ करते थे, सारे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो एक टाइम पे आपस में जुड़े हुए थे। तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, घाना का जो गोल्ड ब्राजील प्लेटो से आया जब दोनों पास में थे। तो ये भी हमारा क्या था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि जो गोंडवाना सेडिमेंट्स है इंडिया में और 6 अन्य जो लैंड मासेस है वो आपस मतलब वो क्या है, मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आप बिल्कुल आपको क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या पूछा गया था आपसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 5 क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक डिस्कस किया। बाकी के 26 से लेकर के 30 तक हम किस में डिस्कस करेंगे, पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। आपको लगता है कि वीडियो के रिगार्डिंग में कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो भी कमी आपको लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में रिकमेंडेड कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 5 में।